हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक स्टडी सेंटर इन ऑनलाइन क्लासेज। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में हम अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने इसके जो पहले का वीडियो था उसमें हमने खोज की है इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं जो हमारे और दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचे हुए हैं, जिनका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम चलते हैं उनकी खोज के लिए, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज के लिए, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था मिल्कन, नाम सुना ना, मिल्कन, आर ए मिल्कन। इनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हम शुरू करते हैं इनको कि ये किस तरीके से इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमको इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में पता चला। तो देखिए ये आपको इनका ऑपरेटर्स दिख रहा होगा, मतलब इनका सिस्टम की किस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। तो हम इनके इस ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करते हैं, इनका ऑपरेटर्स किस प्रकार से है। देखिए इनके ऑपरेटर्स में एक आप पात्र देख रहे हैं बड़ा, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, और उसमें देखिए आप दो प्लेटें लगी हुई है, एक ब्लू कलर में दिख रहा है और एक आपको हल्का सा रेड कलर में दिख रहा है ना। तो उसमें और देखिए ड्रॉपलेट्स का यूज किया गया है। ड्रॉपलेट मतलब समझ रहे हैं, बूंदे। नाम ही है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, यानी मिल्कन्स की तेल बूंद विधि। तो तेल बूंद विधि मिल्कन्स ने दी, जिसके द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की चर्चा की। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये जो ड्रॉपलेट, आयल की ड्रॉपलेट, हमको ड्रॉपलेट नाम तो हेडिंग से ही है कि ड्रॉपलेट मतलब आयल की, यानी तेल की बूंदें। यहाँ पे जो तेल की बूंदें यूज हो रही हैं उनको हम एक कोहरे की तरह नहीं कह सकते हैं, ओस की बूंदों की तरह हम यूज कर रहे हैं इनके तेल की बूंदों को। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। पहले तो इसमें बताऊं तो इसको ऊपर से देखिए एक फिगर में एटमॉइजर लगा हुआ है ना, जो कुहासा उत्पन्न करता है, यानी उस ऑयल नीचे उसकी एक छोटी सी डिब्बी आपको दिख रही है फिगर में। तो उसमें तो तेल भरा हुआ है, जिस तेल को वो ड्रॉपलेट्स यानी कुहासे के ड्रॉपलेट्स के रूप में वो वहां से उसमें पात्र में जाने के लिए भेज रहा है उसको। फिर उसमें देखिए वो ड्रॉपलेट्स नीली वाली प्लेट पर गिर रही है, जिसमें एक हल्का सा छिद्र यानी स्मॉल होल किया हुआ है उस नीली वाली प्लेट पे। फिर उससे नीचे हुए एक देखिए टेलीस्कोप लगा हुआ है, जस्ट एटोमाइजर के नीचे ही टेलीस्कोप लगा हुआ है। टेलीस्कोप मतलब बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिसमें बराबर उस तेल की बूंद पे जिसका हमको आकलन करना है उस पर बराबर नजर बनाने के लिए ही टेलीस्कोप का यूज किया गया है। देखिए उसमें बराबर आपको फिगर में एक बीच में लिखा हुआ ना, ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब वो जो तेल की बूंद है वो ऑब्जर्वेशन में, हमारी निगरानी में है। मतलब हमारी नहीं कह सकते कि जो उन्होंने मिल्कन ने प्रयोग किया था, मिल्कन्स की निगरानी में वो ड्रॉपलेट है। तो देखिए क्या किया गया है कि सबसे पहले तो इन्होंने ऊपर से उसको गिराया, ठीक है, उस एटोमाइजर द्वारा उसको ओस के रूप में उस प्लेट पे गिरा, पहला प्लेट जो लगा हुआ है। फिर उसमें एक यहाँ पे देखिए बना हुआ है एक्सरे फ्रॉम द सोर्स, एक्सरे के लिए जगह बनी हुई है। ये एक्सरे हमने क्यों यूज किया है, बात करेंगे भी इस पे कि एक्सरे की बीम को हमने क्यों यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए, और वो जो ऊपर वाली प्लेट है वो प्लस चार्ज है, उसका जो प्लेट है वो प्लस चार्ज, और नीचे वाला जो चार्ज प्लेट है कंडेंसर, उसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो आयल की बूंद है इसको छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे ओस की बूंदों की तरह, जिससे ये जा रहा है उसमें प्लेट के ऊपर गिर रहा है। तो जो प्लेट में हल्का सा छिद्र है, उस छिद्र के थ्रू ये और भी नीचे जा रहा है, जिससे इसमें फिर हम देखेंगे कि ये जो एक्सरे लगा हुआ है, एक्सरे के द्वारा जब बीम डाली जाएगी तो ये जो अंदर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये तेल की जो ड्रॉपलेट्स है वो आयनित हो जाएंगी। तो इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि क्या चीजें करनी है। देखिए फिर इनके फिगर में आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया। अब फिगर तो आपने देखा कि फिगर में किस तरीके से अरेंजमेंट है इनके ऑपरेटर्स का। तो उसमें देखिए किस प्रकार से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया कि जिससे इन्होंने उसको आवेश को मापा। देखिए सबसे पहले क्या किया, बाय मेजर द रेट ऑफ, इसमें गिरना तो उसमें था कि तेल की बूंदों को छोड़ दिया इन्होंने ओस की बूंदों के रूप में, कि ये कुहासे की तरह यूज कर रहे हैं ना। तो कुहासे की तरह उस ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट पर गिर रही है। तो पॉजिटिव प्लेट पे गिरने के बाद ये उसमें हल्के से छिद्र के द्वारा ये नीचे जा रही है ना, उस पॉजिटिव प्लेट के नीचे जा रही है, यानी निगेटिव प्लेट की तरफ। देखिए क्या हुआ, बाय मेजर द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स मिल्कन, by measuring the rate of fall of these droplets, Milken was able to measure the mass of droplet। मतलब उस जो तेल की बूंद गिर रही है उसके फाल की दर, मतलब किस स्पीड से वो गिर रही है, उसको माप करके मिल्कन ने ये निकाला था उसका मास। देखिए
बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स मिल्कन वाज एबल टू मेजर द मास ऑफ ड्रॉपलेट। मतलब उसकी स्पीड को, गिरने की स्पीड को माप करके मिल्कन इस लायक हो गए, मतलब इतने योग्य हो गए कि उन्होंने उस ड्रॉप का मास निकाल लिया, उस तेल की बूंद जो थी उसका मास निकाल लिया। तो और देखिए आगे क्या किया इन्होंने। आगे द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे फ्लूइड। हमने बताया कि हमने एक्सरे का यूज किया, उसमें बन रही है एक एक्सरे की बीम दिख रही है ना, तो एक्सरे की बीम का यूज हमने इसीलिए किया कि ताकि हम उसमें जो बूंदे हैं अंदर की, जो एयर साइड मतलब इनसाइड एयर, मतलब जो अंदर का एयर है भाई वो निर्वात तो है नहीं, हमने निर्वात तो खाने की चीजें निर्वात होंगी, निर्वात नहीं है, निर्वात होती तो एयर ना होता, लेकिन वात है वहां पे, इसलिए वहां पे हवा है, हवा की जो एयर है मतलब कि जो एयर है उसको चैम्बर के अंदर उसको आयोनाइज किया गया एक्सरे बीम द्वारा। वो आयोनाइज क्यों किया गया उसका भी कुछ कारण होगा, क्यों उन्होंने उसको आयोनाइज किया, देखिए क्या कारण है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द मतलब ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विथ गैसियस आयन। मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज वहां पे है, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स, जब तक हम चार्ज उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक हम चार्ज तो माप नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उस ऑयल ड्रॉप, जो ऑयल ड्रॉप गिर रही है उसमें चैम्बर में, उसको हमने आयोनाइज किया, पहले उस पर हमने चार्ज किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा किया, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज हमने उत्पन्न किया उस पर। तो किस प्रकार से उत्पन्न किया देखिए। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विथ गैसियस आयन। अब ये गैसियस आयन क्या है, गैसियस आयन वही कि एक्सरे किरणों के दौरान हमने जो अंदर की एयर थे यानी गैसेस थे उसको हमने आयोनाइज किया, जिससे वो भी आयनित हो गई। फिर ये जो तेल की बूंद उसमें गिर रही थी, उस तेल की बूंद को भी उससे टकराने के बाद आयनित हो गई। जो गैस के चार्ज गैस थी, मतलब गैस के पार्टिकल या जो चार्ज थे उससे वो तेल की बूंदें टकरा कर खुद भी आयनित हो गई, मतलब उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। तो आगे इन्होंने क्या बताया देखिए। तो जब इन ऑयल ड्रॉप्स यानी तेल की बूंदों ने कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्वायर्ड कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया, उसके बाद मिल्कन ने क्या किया देखिए। उसके बाद द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड। देखिए ये टर्म आया रिटार्डेड, एक्सीलरेटेड और मेड स्टेशनरी। मतलब उसका जो तेल की बूंदें थी उनकी जो स्पीड थी यानी उनका जो वेग था गिरने का, उसको वो कम हो गया। देखिए रिटार्डेड मतलब कम होना यानी मंद होना, एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेटेड वर्ड से आप लोग पहले से ही वाकिफ होंगे, जानकारी में होगा। एक्सीलरेटेड मतलब त्वरण होता है ना, एक्सीलरेट मतलब तो वैसे ही कम होना मतलब उसकी गति को कम हुआ। और मेड स्टेशनरी मतलब परिवर्तित होता है, स्टेशनरी मतलब परिवर्तित होना। तो उसी को देखिए डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट। कहा जाए तो इन्होंने कहा कि जब द फॉल ऑफ दी चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब जो उनके गिरने की दर थी, जो तेल की बूंदें गिर रही थी उसको कैन बी रिटार्डेड मतलब वो हो सकती थी क्या मंद, रिटार्डेड माने मंद, एक्सीलरेटेड माने बढ़ भी सकती थी, और मेड स्टेशनरी मतलब बढ़ घट भी सकती थी। कह सकते हैं तो या तो कम हो सकती थी या फिर बढ़ सकती थी, या वो कम जाना दोनों हो सकती थी, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, ये दोनों तीनों कंडीशन बन सकती थी। फिर क्या डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी माने होता है ध्रुवण, इसको बोलते हैं ध्रुवण की। जैसे पोल हो, एक कोई पोल ले लीजिए, मतलब इसी को अगर हम एक पोल ले लें, मतलब एक चुंबक ले लें तो एक प्लस साइड एक निगेटिव साइड ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ले लें तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो इसी को बोलते हैं ध्रुवण की। किसी का उसी को पोलैरिटी बोलते हैं, उसकी ध्रुवण। तो ठीक कि दो चार्ज हो वही उसका ध्रुवण होता है कि किस तरीके वो किस तरफ कौन सा चार्ज किस तरफ भाग रहा है, तो इसको ध्रुवण मतलब एक समान आकृति ना रह जाए, किसी तरफ स्पेशल झुकाव हो जाए। अभी इसको समझ देखिए। पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू प्ले मतलब जो उसकी गिरने की स्पीड है वो डिपेंड किस पे करती है, पोलैरिटी। देखिए पहले तो डिपेंड कर रही है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जो ड्रॉपलेट्स गिर रही थी उन्होंने चार्ज एक्वायर किया, चार्ज को प्राप्त किया है। फिर जो उनकी स्पीड जो डिपेंड कर रही है उनकी ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी, पहले तो उनके चार्ज पे डिपेंड की कि उनका चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव। जैसे फिगर में आप देखिए तो ऊपर वाला चार्ज पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव। अगर फिगर उससे तेल की वो प्लस से गिरने के बाद उसका जो चार्ज हुआ वो मान लीजिए फिर से प्लस हो गया, ठीक, तो क्या होगा, हमने बताया था ना कि एक फंडामेंटल रूल हम याद रखेंगे क्या, कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सेम वही अगर वहां पे प्लस चार्ज उस पे हो गया तो क्या होगा, वो उसको बहुत तेजी से ढकेल लेगा तेल की बूंदों को। जो पॉजिटिव प्लेट है मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है पहले से, तो वो पॉजिटिव
पार्टिकल्स को अब बहुत तेजी से धकेल लेगा ना, और जो नीचे निगेटिव प्लेट लगा हुआ है वो उसको और तेजी से आकर्षित कर लेगा। लेकिन इनकेस अगर वो जो पॉजिटिव प्लेस है और जो तेल की बूंद है वो निगेटिव चार्ज हो गई, सोचिए अगर वो ऋणायनिक चार्ज हो गई तब क्या होगा? तब तो वो जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको भागने ही नहीं देगी, है ना। मतलब इस केस में कि हम कहते हैं तेल की बूंद की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, कि वो ऊपर वाली जो पॉजिटिव प्लेट है वो उस तेल की बूंद को अपनी तरफ खींचेगी, और जो नीचे वाला प्लेट निगेटिव प्लेट है वो भी निगेटिव है और तेल की बूंद भी निगेटिव, तो अपने से रिपेल करेगा ना। ठीक है, तो ठीक। और क्या दे रहा है? पोलैरिटी, मतलब उसकी ध्रुवण बताने की। ध्रुवण ये होता है कि एक पोल पॉजिटिव एक पोल निगेटिव। अगर तेल की बूंद ले ली जाए, तेल की बूंद का कोई हिस्सा पॉजिटिव हो कोई हिस्सा निगेटिव हो, ठीक, दोनों चार्ज एक्वायर किया हो, और हो ऐसा कि वो किसी दूसरे के पास, अगर वो प्लस के पास होगी तो उसके नजदीक कौन जाएगा? अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसके नजदीक कौन? निगेटिव चार्ज उसकी तरफ खींचा होगा। ठीक, तो जो पार्टिकल का शेप होगा, मान लीजिए अगर इसको हम मान लें, वो तेल की बूंद माने, इस पे निगेटिव चार्ज हो जाए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये साथ में है। फिर अगर पॉजिटिव की तरफ ये वाला हिस्सा, ये निगेटिव वाला हिस्सा, अगर निगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव की तरफ जाए, देखिए निगेटिव वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या ये इधर से भागने की कोशिश करेगा, इधर जाने की ना। लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, वहां से रिपेल होगा। ठीक, लेकिन ये माइनस वाला तो उखड़ के चला जाएगा, यही उखड़ के नहीं जाता, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिल जाता है, अपने स्थान से थोड़ा सा इधर झुक जाता है, तो उसी को पोलैरिटी बोलते हैं, यानी ध्रुवण। उस पर डिपेंड करेगा फिर कितनी पोलैरिटी। अगर ज्यादा पोलैरिटी होगी तो स्पीड कम जाना होगी प्लेट के सापेक्ष। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट, और जो वोल्टेज की क्षमता होगी, मतलब जो विभव होगा उसके ऊपर, कि विभव ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ घट सकती है, विभव कम होगा तो स्पीड बढ़ घट सकती है। सब पे इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करा। दूसरी ये क्या है? पोलैरिटी पे, और तीसरी स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो बताए कहा है कि जो तेल की बूंद गिर रही है उसकी जो स्पीड होगी वो इन्हीं तीनों चीजों पे निर्भर करेगी, कि उस तेल की बूंद में चार्ज कौन सा है, फिर उसकी पोलैरिटी यानी उसका ध्रुवण कैसा है, फिर जो विद्युत माने जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, जो विभव हमने दिया है, वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता कितनी है। फिर क्या अगले पॉइंट में इन्होंने क्या किया? बाई केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, वो इसीलिए बताया ना। फिर उसका जो एक्यूरेट इन्होंने बहुत अच्छे से केयरफुली, कि कोई मिस्टेक ना हो, कोई त्रुटि, कोई एरर ना हो, उससे इन्होंने मेजर किया क्या? उसका इफेक्ट, जो वोल्टेज हमने लगाया था, है ना, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उन्होंने अप्लाई किया, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उन्होंने दिया, उसका इफेक्ट जो निकाला, कि वो जो तेल की बूंद है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको अच्छे से इन्होंने उसकी गति के इफेक्ट को ध्यान से मेजर किया। मतलब बहुत अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं, कि बहुत अधिकतम शुद्धता वाली वैल्यू इन्होंने निकाली, कि कितना उस पर इफेक्ट पड़ा। फिर क्या कर रहे हैं? मिल्कन्स कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज एन, आगे वहां लिख रहे हैं, वो फिगर अब हटा देते हैं। फिगर आप लोगों ने देख लिया है, फिगर हटा के तब इसका सेंटेंस आगे पूरा करते। देखिए क्या है? मिल्कन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q, ये जो Q दिख रहा है ये सिंबल होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को दर्शाने का सिंबल Q होता है। ठीक, चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल, अब आगे लिखते हैं, ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ always an integral multiple of electric charge of the electric charge E, of the electric charge E को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन में समझे, इलेक्ट्रिक चार्ज E, इलेक्ट्रिक चार्ज को इस दर्शाते हैं। तो इन्होंने यही बताया, फिर उसको अच्छे से मेजर करके कि उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ा, तब इन्होंने बताया कि मिल्कन ने एक निष्कर्ष दिया, बोल सकते हैं निष्कर्ष दिया। द मैग्नीट्यूड मतलब जो उसकी मात्रा होगी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की मात्रा होगी ऑन द ड्रॉपलेट्स, उन तेल की बूंदे पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की मात्रा होगी वो क्या होगी? ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ई, हमेशा वो एक पूर्ण इंटीग्रल, मतलब बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या, बोल सकते हैं इंटीग्रल नंबर, तो पूर्णांक संख्या हमेशा एक पूर्णांक गुणांक होगा, पूर्ण गुणांक होगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज ई का। सीधे सीधे कहें तो इन्होंने यही कहा कि जब उसको मेजर कर लिया इन्होंने, उस तेल की बूंद की गति को किस तरीके से डिपेंड करेगी, कितना उसका एक्यूरेट जो इफेक्ट इन्होंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया था, तब क्या कहा कि जो उस तेल की बूंद पे जो चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल यानी पूर्णांक का मल्टीपल होगा। तो क्या इसको अगर दर्शाएं तो इनमें क्या कहा
Q इज इक्वल टू N और E। ये N क्या दर्शा रहा है? N है इंटीग्रल मल्टीपल। अब हम आपको इंटीग्रल दिखाएं तो क्या देते, मतलब उन्होंने सीधे यही कहा, देखिए Q बराबर NE, यही बताया कि ये चार्ज होगा किस पे? उस तेल की बूंद पे। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा, देखिए N बराबर 1 2 3 एनी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं कि जो चार्ज होगा उस पे वो एक इंटीजर का गुणांक होगा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज E का इंटीजर का गुणांक होगा। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट यही था। तो एक बार फिर से इनका एक्सपेरिमेंट बता दूं वैसे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया जिसमें इन्होंने उसके बाद तेल की बूंदें ली, उसको सेट किया कैसे, एक वो उसको मैंने एटो कह सकते हैं उसको कि एटोमाइजर लिया, मतलब उस बॉक्स में जो इन्होंने चैम्बर लिया था उसमें एटोमाइजर लगाया जो तेल की बूंद को ओस के रूप में, कुहासे के रूप में उस चैम्बर में भेज रही है। ठीक है, फिर इन्होंने उसमें एक टेलीस्कोप लगाया किसी तेल की बूंद को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर क्या किया, इन्होंने एक्सरे बीम लगाई है जिससे उसके अंदर की एयर जो है, चैम्बर के अंदर की जो एयर है उसको आवेशित करने के लिए, जिससे उस पर कोई ना कोई आवेश आ जाए ताकि हम तेल की बूंदों को आसानी से आवेशित कर सके। फिर क्या किया कि इन्होंने तेल की बूंदों के गिराया, तेल की बूंदे उस 2 प्लेट लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट। फिर उस ऊपर वाली प्लेट पे तेल गिरी, तेल मतलब तेल की बूंदे ऊपर वाली प्लेट पे गिरी तो ऊपर वाली प्लेट में हल्का सा छिद्र था जिससे वो तेल की बूंदों को नीचे जाना था। फिर क्या कहा कि वो ऊपर वाली चार्ज प्लेट जो थी वो पॉजिटिव चार्ज थी। फिर जो तेल की बूंद गिर रही थी उस पे भी एयर के द्वारा जो एक्सरे लगा था उसने एयर के मतलब एयर को आवेशित किया। फिर जो एयर था, एयर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने तेल की बूंद को आवेशित किया। फिर तेल की बूंद जब आवेशित होगी तब वो प्लेट के पास आई। फिर उसका जो वेग में रिटार्डेशन यानी कमी ज्यादा या उतार चढ़ाव जो भी हुआ उसको अच्छे से इन्होंने एक्यूरेट किया उस प्लेट के बीच में। इसलिए आप देखेंगे जो वो लगा हुआ है टेलीस्कोप यानी दूरबीन कह सकते हैं दूरबीन, तो उसको उन दोनों प्लेटों के बीच में लगाया क्योंकि उस दोनों प्लेटों के बीच में जब वो तेल की बूंद जाएगी तब उसका हमें मापन करना है। तब उसका इन्होंने मापन किया कि वो स्पीड उसका बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने उसका मापन करके एक नियम कंक्लूड किया। मतलब जो नियम दे क्या, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, मतलब उस तेल की बूंद पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ई का पूर्णांक का गुणांक होगा। कहते हैं ना Q बराबर एन ई दर्शाते हैं, और Q बराबर एन ई तो N का होगा 1 2 3 यानी एनी इंटीजर। कहते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं, वही कि किसी पूर्णांक संख्या का गुणांक होगा यानी गुणज होगा। कहते हैं कि जो चार्ज होगा वो किसी पूर्णांक संख्या का गुणज होगा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज ई के साथ। ठीक है, तो यही था हमारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि दिया था मिल्टन ने। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की चार्ज हो गई, आवेश की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन के मास और आवेश की यानी द्रव्यमान और आवेश का रेशियो निकल गया। अब हम बात करते हैं हमारे जो और 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचे हुए हैं, जिसमें पहला होगा हमारा प्रोटॉन और दूसरा होगा हमारा न्यूट्रॉन। तो हम बात करते हैं अपने प्रोटॉन की, प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई, किसने प्रोटॉन की खोज की, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली जिसकी खोज थॉमसन ने की थी। अब प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन की खोज हम बचपन से जानते हैं, हमको शुरू से ही पढ़ाया जाता है, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। देखिए प्रोटॉन की खोज हुई किस तरीके से। हमने तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए बारीकी से कैथोड रे किरण ट्यूब के बारे में पढ़ा कि वो एक्सपेरिमेंट हुआ था कैथोड रे का, तब हमें इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन मिला यानी वो पार्टिकल मिला इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो सेम जिस तरीके से कैथोड किरण का यूज करके हमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसी तरीके से एक मॉडिफाइड रेज, कहते हैं मॉडिफाइड रेज आई, यानी कैथोड के वो कैथोड किरण थी, अब उससे आगे की रेज आई जिसका नाम होगा यहाँ पे लिखा है कैनाल रेज। ठीक, इसको कैनाल किरण ही बोलते हैं। तो इसका प्रयोग करके हमको प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक, लेकिन कैथोड किरण से हमको इलेक्ट्रॉन मिला, अब कैनाल किरण से हमको प्रोटॉन मिलेगा। तो देखिए क्या होगा इसकी खोज में, इलेक्ट्रिकल चार्ज, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहां भी हुआ था, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड, देखिए मैंने कहा ना कि मॉडिफाइड फॉर्म में होगा कैथोड रे ट्यूब, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में होगा कैथोड रे ट्यूब में, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो देखिए क्या कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विद्युत का विसर्जन हुआ वो किसमें हुआ, वो किसके कैरिड आउट द्वारा कराया गया। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसमें कराया गया, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, मतलब कि मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के द्वारा इलेक्ट्रिकल का डिस्चार्ज कराया गया। कैसे, लेड टू डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, मतलब उस
जो एक्सपेरिमेंट हुआ मॉडिफाइड कैनाल रेज का, मतलब कहते हैं मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमको कैनाल रेज मिली, यानी कैनाल किरणें मिली, जो कि क्या थी देखिए, जो द डिस्कवरी ऑफ कैनाल इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब जो संग्रह थी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी धनात्मक आवेश कणों का, उन कणों का वह संग्रह थी, वह कैनाल किरणें जो धनात्मक आवेश धारण किए हुए थे, है ना। फिर जो ये किरणें आई उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी भाई, कोई भी चीज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यानी कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी, तो उसी तरीके से कैनाल किरणों की, यानी कैनाल किरणों के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको देखिए बारी बारी से हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, पहला जो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एज, मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनके मिलने से कैनाल का निर्माण हुआ उसकी प्रॉपर्टीज नीचे लिखी गई हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणधर्म कह सकते हैं ना, तो नीचे लिखी देखिए क्या, अनलाइक कैथोड रेज, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली देखिए, अनलाइक कैथोड रेज मतलब कैथोड रेज के एकदम विपरीत। अब देखिए क्या है कैथोड रेज के एकदम विपरीत, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मास इसको पॉइंट है इसलिए कर दिया, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये क्या, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। वहां पे क्या था, मतलब कैथोड रे का प्रयोग, जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसमें हमने क्या बताया था कि ये जो मास होता है उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि वहां पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता मास जो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स, देखिए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, मतलब जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस होगी उसके उस पर निर्भर करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा कैनाल किरणों में, उसका जो मास होगा वो उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसके द्रव्य उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है देखिए, दीज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, मतलब कि जो ये जो होते हैं वो सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन होंगे, ठीक है। सिंपली मतलब एक साधारण धनात्मक आवेशित गैसीय आयन होंगे, कह सकते हैं ना, गैसीय आयन। कौन, यही जो पार्टिकल्स होंगे कैथोड की, इसमें कैनाल किरणों के जो पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव, वही वो साधारण धनात्मक आवेशित गैसियस आयन होंगे। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड। देखिए द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड, मतलब कि जो पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो होगा, हमने वहां भी निकाला था चार्ज टू मास रेशियो, मतलब आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो हमने इलेक्ट्रॉन में भी निकाला था, मतलब कैथोड किरणों में। अब कैनाल किरणों की बारी है, तो क्या ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन द गैस, वही गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड, मतलब कि जहां से वो ओरिजिनेट होंगे चार्ज उस पे, है ना, पार्टिकल्स जो ओरिजिनेट होंगे, मतलब कि जिन उन पार्टिकल्स का जहां से उद्गम होगा, कहते हैं उन पार्टिकल्स का जहां से ओरिजिनेट मतलब उद्गम या जहां से शुरुआत होती है उसी को बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिनेटेड मतलब जहां से उनका उद्गम होगा, जहां से वो उत्पन्न होगी, उन्हीं गैसों पे डिपेंड करेगा क्या, इनका चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे बाद में प्रोटॉन, इसका जो चार्ज और मास और चार्ज का रेशियो होगा, यानी चार्ज बटे मास, यानी E/m/e, क्योंकि प्रोटॉन होगा ना, E/m/p, वो डिपेंड करेगा किस पे, गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड, मतलब उस गैस पे निर्भर होगा, कैसे डिपेंड मतलब निर्भर ना, उस गैस पे निर्भर होगा जहां से ये उत्पन्न हुआ है, यानी जहां से पैदा हुआ है। और प्रॉपर्टी जिनकी है, तो उस प्रॉपर्टी में देखिए ये भी और भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है जिसको हम बाद में प्रोटॉन नाम देने वाले हैं, इसके पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू इसका नाम प्रोटॉन रखा गया। तो देखिए और क्या प्रॉपर्टीज रखती है ये प्रोटॉन, यानी ये कैनाल रेज के जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर कैनाल रेज बनी होती है, वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज रखते हैं क्या। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इनमें से कुछ पार्टिकल्स यानी कुछ
कण ऐसे हैं जो क्या रखते हैं, जिनपे जो चार्ज होता है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल यूनिट है कहते हैं क्या, ई, इसका मल्टीपल रखते हैं। जो चार्ज उनपे होगा इसका मल्टीपल होगा। जैसे उसमें तुमने बताया था क्या कि वो एक निश्चित, जब हम वो बता रहे थे ऑयल ड्रॉप मेथड, विल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड भी आज पहले शुरुआत में ही उसमें बताया ना कि Q बराबर NE आवेश रखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये भी उसी का मल्टीपल ही रखेगा। जो फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल मानी मूल विद्युतीय चार्ज जो है उसी का मूल विद्युतीय चार्ज का गुणांक होगा, यानी गुणक कह सकते हैं कि गुणक होगा। तो इसमें क्या n लगा दे, मतलब n के स्थान पे हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें से कह रहे हैं कि इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनपे जो चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, यानी इस फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल इकाई बोलते हैं, तो फंडामेंटल इकाई का फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल होगा। फिर अगली बात इन्होंने क्या बताई इसमें, देखिए द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। एकदम जस्ट विपरीत है ये, इलेक्ट्रॉन के एकदम जस्ट विपरीत है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की थी उससे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी है। देखिए क्या, द बिहेवियर माने जो इसका व्यवहार होगा ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इस पार्टिकल का, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो व्यवहार होगा कैसा होगा, इज अपोजिट माने उसके विपरीत होगा टू दैट ऑफ ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। मतलब कि जो व्यवहार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज रखती हैं, सेम एकदम कहते हैं सेम उसी का उल्टा व्यवहार ये कैनाल किरणें या ये जो किरणों की जिस पार्टिकल्स की खोज हम करने वाले हैं, जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे है, वो एकदम जस्ट उसका उल्टा रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा जो भी गुण होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये पार्टिकल उसको धारण करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत गुण को। ठीक है, तो जैसा इलेक्ट्रॉन दिखाएगा उसके जस्ट विपरीत यानी जस्ट उल्टा ये करेगी। फिर इसमें देखिए और क्या कि इस प्रोटॉन को, अभी तक तो प्रोटॉन नाम दिया नहीं, लेकिन अब बात आई है प्रोटॉन नाम देने की। तो क्या हुआ देखिए, द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, क्या स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम कभी भी प्रोटॉन बोल देते हैं, ऐसे लिखा होता है 1H1, इसी को प्रोटॉन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा आयन मिला। देखिए द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा आयन, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का पॉजिटिव आयन, क्योंकि सबसे हल्का और सबसे छोटा क्यों, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा और सबसे हल्का, क्योंकि तभी तो ये मल्टीपल चार्ज रखेगा। मल्टीपल चार्ज के लिए बताया गया इसीलिए ना, जो कुछ पार्टिकल पाए थे मल्टीपल चार्ज रखते हैं। तो देखिए क्या, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब जो स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन पाया गया, यानी प्राप्त किया गया, वो कहां से, हाइड्रोजन से प्राप्त किया गया। इसलिए और उसको कहा गया क्या, एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, और उसको प्रोटॉन कह दिया गया। और ये कैरेक्टराइज लिखा हुआ है इन 1999, मतलब 1919 में ये सामने आया, मतलब 1919 में इसका नाम रखा गया प्रोटॉन। किसके द्वारा, इसको हम बचपन से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और एक जो और बच्चा हमारा सबएटॉमिक पार्टिकल उसका नाम है न्यूट्रॉन, उसकी खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ना, कि अब इसको हम बताऊं तो एक मॉडिफाइड कैथोड किरण ट्यूब ली गई, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट कैथोड किरणों का ही होगा। तो कैथोड किरण, मॉडिफाइड कैथोड किरण ट्यूब ली गई, जिसमें एक कैनाल किरण का यूज, जो एक कैनाल किरण हमारे सामने आया। कैनाल किरण क्या आया कि वो जो कैनाल किरणें होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, जो कैनाल किरणें आई वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फिर वो पॉजिटिव चार्ज, जो क्योंकि वो मॉडिफाइड किया गया था इसलिए वहां पे कैनाल किरणें आ गई। तो आगे क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रखते हैं। ठीक है, ये बताया कि पहले क्या कहा कि अनलाइक द कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों के एकदम विपरीत जो उन्होंने प्रॉपर्टी रखी कि जो मास उनका होता है वो सीधे डिपेंड करता है किस पे, गैस पे। जो उस ट्यूब में जो गैस होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होगा उसी पे डिपेंड करेगा उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन की केस में क्या था कि मास उस पर नहीं डिपेंड कर रहा था। ठीक है, मतलब गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था मास, लेकिन यहाँ पे गैस पे मास डिपेंड कर रहा है। फिर क्या होता है कि जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो गैस पे डिपेंड करता है। कहाँ से, जिस गैस से वो पार्टिकल्स निकले होते हैं
उसी पार्टिकल्स उसी गैस पे वो निर्भर करता है क्या, उस प्रोटॉन यानी इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है कि सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिखा हुआ है, देखिए सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज ई होता है उसी में से उसका मल्टीपल ही रखे होते हैं। कौन से, कुछ जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उसी में स्कैनल किरणों के उसी में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट है उसी का मल्टीपल रखे हुए होते हैं, मतलब जो आवेश उस पर होगा उसी का मल्टीपल होगा। फिर कहता है द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, मतलब जो इन पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो बिहेवियर होगा वो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो इनका बिहेवियर होगा वो जस्ट इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं कि कैथोड रेज का विपरीत होगा। जो बिहेवियर वो दर्शाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज सेम उसी का विपरीत दर्शाएंगे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या कैनल रेज। ठीक है, फिर क्या, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब जो सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव चार्ज पाया गया वो कहां से पाया गया, हाइड्रोजन से, वाज कॉल्ड प्रोटॉन, जिसको बाद में प्रोटॉन नाम दे दिया। कब, 1919 में तब उस पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया प्रोटॉन। तो हमारे ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका नाम है न्यूट्रॉन यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमको अपना लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ना है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। ये पहले मैंने आपको बताया, आप पहले से भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। देखिए किस तरीके से की, दीज, इसका नोट्स लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ये तो हम पहले जानते हैं। कब किया, 1932 में। बाय बम्बार्डिंग, कैसे किया था ये देखिए, बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की एक पतली चादर पे, बाय अल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डिंग मतलब होता है बमबारी करना, यानी बमबारी कहते हैं ना, बमबारी बम फेंक दिया इधर उधर, तो बमबारी ठीक तरीके से अल्फा पार्टिकल्स को उस बेरिलियम की शीट पे इन्होंने फेंका। कह सकते हैं कहीं से लाइट जलाई उस अल्फा पार्टिकल को किसी तरीके से उस पे फेंका, उस बेरिलियम की पतली चादर पे। तब क्या हुआ देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वेर इमिटेड, मतलब कि तब तक इन्होंने उस अल्फा पार्टिकल को उस पे फेंका कि जब इलेक्ट्रिक यानी विद्युतीय न्यूट्रल, निष्क्रिय बोल सकते हैं जिसको कोई चार्ज ना हो ना, विद्युतीय न्यूट्रल पार्टिकल का इमिशन, क्या बोलते हैं इमिटेड, मतलब जब तक वहां से विद्युतीय न्यूट्रल पार्टिकल का इमिशन नहीं हुआ, मतलब कोई विद्युतीय पार्टिकल्स नहीं किया। कौन सी पार्टिकल, जो जिसका मास था ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, मतलब उस प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा मास था, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था, तब उसी को इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। क्या कहते हैं देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वेर इमिटेड, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन। मतलब सीधी बात, इन्होंने बेरिलियम की पतली सी चादर ली जिसपे अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डिंग कराई, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को उस पर गिराया। तो तब तक इन्होंने उसको गिराया जब तक कि उस बेरिलियम की पतली चादर से, कहते हैं बेरिलियम की पतली प्लेट से या पतली चादर से वो कुछ किरणें आए, कुछ पार्टिकल्स नहीं निकले। कैसे पार्टिकल्स, जिनका मास वो कैसे थे, वो जो पार्टिकल्स निकले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, मतलब वो कोई आवेश नहीं था उनपे, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, कोई उनपे आवेश नहीं था, वो निकले। और क्या हुआ कि उनका जो द्रव्यमान था, उनका जो मास था वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा, देखिए स्लाइटली ग्रेटर देन ना, वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा था। तो उसी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन्स। इसको हिंदी में भी न्यूट्रॉन्स, इंग्लिश में भी न्यूट्रॉन्स। तो अब हमने अपने तीनों पार्टिकल्स, जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उसकी खोज हमने कर ली है कि किस तरीके से उनकी खोज हुई। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज को एक चार्ट में दिखाऊं कि एक चार्ट में इनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे, तब हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों में कि कौन से पार्टिकल्स के द्रव्यमान ज्यादा, कौन का मतलब किसका मास ज्यादा और किसका चार्ज ज्यादा, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो हम फिगर देखते हैं, तो देखिए आप फिगर, एक चार्ट दिया गया है ना, जिसमें क्या क्या चीजें देखिए, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन भी है, फिर इनके सभी मासेस दिए गए हैं। देखिए हाँ, ये रहा फिगर। हाँ देखिए, इसमें एक कॉलम बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों लिखे गए हैं। फिर आगे उसका चिन्ह दिया गया है कि उन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया इसे, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को भी स्मॉल एन से। फिर देखिए इनके परम आवेश, यानी
इनके आवेश बताए गए हैं। तो देखिए आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश वो है -1.602176 गुणे 10 की पावर -19। और सेम उसी का उल्टा देखिए, इसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, वहां पे निगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 1.602176 क्रॉस 10 की पावर -19 है ना। सेम उसी का पार्ट विपरीत, यानी उसी का अपोजिट। इलेक्ट्रॉन में जो था वो निगेटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन पे 0 लिखा हुआ चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई तभी होगा जब उस पर कोई चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज। फिर बात करते हैं उनका सापेक्ष आवेश, मतलब जिसका हम यूज कर सकते हैं या किसी के सापेक्ष कह सकते हैं। तो सापेक्ष आवेश में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का -1 जो जनरली मान लें तो -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन भाई न्यूट्रल है तो 0। फिर द्रव्यमान दिया गया है, सभी का मास दिए गए हैं पर केजी, मतलब जो भी मास दिया गया है वो किलोग्राम में है, जिसकी यूनिट किलोग्राम। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1099382 क्रॉस 10 की पावर -31। देखिए कितना कम, 10⁻31, पता नहीं कहा 0 हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो उतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। फिर प्रोटॉन का देखिए क्या है, 1.6726216 क्रॉस 10 की पावर -27। ये है प्रोटॉन का मास, है ना। इलेक्ट्रॉन से देखिए, इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन से भारी है। फिर क्या है, न्यूट्रॉन का मास 1.674927। बात आई थी कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, देखिए है ना जाना 767 के बाद मैंने 2 अंक के बाद चौथा तीसरा क्या है 4927, यही ज्यादा हो गया ना, क्रॉस 10 की पावर -27। लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल में लगाते हैं तो हम इतना लिखते हैं 1.6 क्रॉस 10 की पावर -27। इसमें हमें डिफरेंस नहीं पता चलता, हम डिफरेंस नहीं लगाते कि बहुत हल्का सा डिफरेंस है, तो 2 ही अंकों का यूज जनरली किया जाता है ना। फिर देखिए क्या द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान बटे यू जो है वो यूनिफॉर्म मास। हमने सिंपल बताया था पहले चैप्टर में, हमने बताया था जब मूलभूत अवधारणा, यानी पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, मतलब कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, तो उसमें हमने यू सिंबल बताया था, जो होता है यूनिफाइड मास, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 0.000, मतलब 3 0 है, 0.00054। फिर प्रोटॉन का कितना है 1.00727, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम हो रहा है ना। फिर देखिए क्या है, न्यूट्रॉन का 1.00867, ये है न्यूट्रॉन का मास, है ना। फिर बात करें तो किसका दिया गया, देखिए लगभग, यानी लगभग द्रव्यमान मान जो मान के रख सकते हैं हम। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम। फिर है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1 लिख सकते हैं और न्यूट्रॉन का मास भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये इनका कंपैरिजन टेबल था, मतलब तुलनात्मक कह सकते हैं, तुलनात्मक चार्ट था, यानी तुलनात्मक तालिका थी इनके गुणों की, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, उनके गुणों की ये हमें चार्ट था, ठीक है। तो अब हम ये हमारा सब ये खत्म होता है, मतलब ये खत्म होने का मतलब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हमारी खत्म होती है। अब हम आगे के टॉपिक पर बात कर देंगे, जिसका नाम होगा हमारा, जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा एटॉमिक मॉडल। देखिए एटॉमिक मॉडल, तो ये है हमारा एटॉमिक मॉडल, यानी परमाणु मॉडल, परमाणु या परमाणविक मॉडल कह सकते हैं, परमाणु मॉडल। यानी एटॉमिक मॉडल सर परमाणु मॉडल, हम कहें परमाणविक मॉडल। तो अब बात करेंगे हम पूरा परमाणु मॉडल पे, जिसके परमाणु मॉडल के बारे में आपको पहले से पता भी होगा, आपने सुना होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कि बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं क्या, तरबूज मॉडल बोलते हैं ना, थॉमसन का तरबूज मॉडल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा मॉडल होगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, यानी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद हो तो हम उसको सोलर सिस्टम मॉडल बोलते हैं ना। तो ये सब मॉडल्स हमारे हैं, और भी मॉडल्स दिए गए, नील्स बोर द्वारा मॉडल्स दिए गए, और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए। लेकिन फिलहाल हम हमारे जो सिलेबस में हम वहाँ पे देखते हैं कि हमको 2-3 टॉपिक्स पे चर्चा करनी है, 2-3 मॉडल्स पे चर्चा करनी है, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात तो ये उठती है, अगर किसी चीज का उद्गम हुआ है ना, कि किसी भी चीज का उद्गम हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी किसी नए आविष्कार की। कहीं भी हो भाई, जब हम कोई भी घर तभी बनवाता है फालतू, जब उसको जिस घर में वो रह रहा है वो उसको कम पढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए हम एक कमरे में रह रहे हैं, अभी हम बाहर रह के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचिए
बाहर रह के पढ़ाई करें, अभी हमारे पास एक कमरा है ना, तो हम अकेले हैं इसलिए एक कमरा। लेकिन जब धीरे धीरे वैसे ही सोचे, अगर हम अपने रियल लाइफ से इसको जोड़ के सोचे, अगर हम सिंगल हैं तो हमारा काम एक कमरे में ही चल जा रहा है, उसी में लेटरिन, बाथरूम, मंजन, सब कुछ हमारा डेली लाइफ हमारा एक रूम में बीत जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी शादी होगी, हमारे लड़के बच्चे होंगे, तो जरूरत पड़ेगी हमें और भी स्पेस की, मतलब कुछ नए चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अब हम एटम हमने पढ़ लिया, लेकिन अब बात आएगी कि एटम की सबएटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर ली, फिर बात आएगी अब कुछ तरीके दिए जाए कि जिससे एटम्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके, है ना। तो उसी तरीके से एटम को जो समझ नहीं पाए, तो इसके लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ मॉडल्स इसी को बोलेंगे एटॉमिक मॉडल्स। तो कुछ मॉडल दिए गए, कुछ अपने अपने विचार देंगे। मॉडल से वही विचार है कि हम किसी एटम्स को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एटम किस प्रकार का है। तो इसीलिए ये परमाणु मॉडल सभी साइंटिस्टों ने उसीलिए परमाणु मॉडल दिए, ताकि किसी को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, हर कोई उन एटम, कोई भी किसी भी एलिमेंट्स का एटम हो, उसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके और उसको अपने यूज में ला सके। तो इसलिए इन्होंने एटॉमिक मॉडल्स दिए। तो हम बात करते हैं आपकी कुछ पॉइंट्स की जो हमें जरूरत पड़ी, जिसके कारण हमको जरूरत पड़ी कि हमको एटॉमिक मॉडल बनाना पड़ा, यानी जो साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल बनाया कि उनको जरूरत कौन सी पड़ी। तो हम बात करते हैं उन्हीं कुछ पॉइंटों पे। तो देखिए कि जब उन सब एटॉमिक यानी अपरमाणुक कणों की खोज हो गई, तब जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक थे, उनके सामने कुछ परेशानियां निकल के आई। तो कुछ नए नए चीजों का आविष्कार हुआ। जब परेशानियां आई तो भाई उन परेशानियों को दूर करने के लिए उसकी कोई उक्ति तो चाहिए, मतलब कोई उपाय तो चाहिए जिससे वो परेशानी दूर हो सके। तो देखिए कौन कौन सी परेशानियां हमारे साइंटिस्टों के सामने आ रही थी। पहला था द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब कि उस परमाणु की जो अस्थायित्व, कोई भी चीज बने तो उसका रहना या ना रहना ये बहुत मायने रखता है। जैसे हम ही हैं, मान लीजिए कोई इंसान ही है, उसका रहना ना रहना बहुत मायने रखता है। ठीक उसी तरीके से जब परमाणु की खोज यानी जब एटम की खोज हुई, तो बात आई कि ये कितने दिनों तक रहेगा या कितने दिनों तक नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, सब बातें आई। तो इसी पे साइंटिस्टों ने क्या कहा कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब उस परमाणु की स्टेबिलिटी को बताइए, मतलब उस परमाणु के अस्थायित्व को बताइए कि वो कितने दिनों तक अस्थायी है या अस्थायी है भी नहीं। तब वही पहली परेशानी यही आई कि ये एटम के अस्थायित्व को परिभाषित कीजिए। कोई ऐसा मॉडल दीजिए जिससे एटम का अस्थायित्व परिभाषित हो कि ये कोई भी किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितने दिनों तक रहेगा। ठीक, फिर दूसरी परेशानी क्या है, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसके जो फिजिकली भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो, उनको कंपेयर करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि कोई मान लीजिए दो एलिमेंट ले लिए हम, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें अपने आवर्त सारणी से, हम मान लीजिए ले लेते हैं, मान लीजिए हम लिथियम ले लेते हैं और हम मान लीजिए लेते हैं एल्यूमिनियम। तो हमें लिथियम और एल्यूमिनियम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी तुलना करना, मतलब जब हमको एटम का अस्थायित्व पता होगा, उनके तुलना के बारे में पता होगा, तभी तो हम उसके तुलना कर सकते हैं। तो यही कहा कि तब उनके व्यवहार में, एलिमेंट्स के व्यवहार में, मतलब जो एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक व्यवहार जो होंगे, उनकी तुलना कर पाना तब संभव नहीं था। जो साइंटिस्टों के सामने यही दिक्कत है कि अब कुछ ऐसा लाया जाए, कुछ नई युक्ति लाई जाए जिससे हम किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एलिमेंट्स के बिहेवियर, जो उनका व्यवहार होता है, उनके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं, उनमें हम तुलना कर सके कि किसका रासायनिक गुण बढ़िया है, किसका भौतिक गुण अच्छा है, किसका भौतिक गुण गड़बड़ है, किसका रासायनिक गुण गड़बड़ है, कोई किससे क्रिया कर रहा है, कोई एटम यानी कोई एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स के साथ क्रिया कर रहा है, दूसरा कोई एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स के साथ क्रिया कर रहा है। इन सभी को बताने के लिए कहा कि कोई मॉडल, कोई दूसरी नई युक्ति लाई जाए जिससे ये संभव हो पाए कि हम पता कर सकें कि कौन सा एलिमेंट कौन से भौतिक गुण दर्शाएगा, कौन सा एलिमेंट कौन से रासायनिक गुण दर्शाएगा, उसके बारे में ये बात आई। फिर बात करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये भी दिक्कत है कि अब एटम की खोज तो हुई, लेकिन अब दिक्कत है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, मतलब कोई हाइड्रोजन का, कोई लिथियम का, कोई क्लोरीन का, कोई फ्लोरीन का, कोई बेरिलियम का, इन सभी के जो अलग अलग एटम्स हैं, अब बात है कि इनके मिलने से कोई नया कंपाउंड बनेगा कैसे। तो बात यही क्या कि साइंटिस्टों ने कहा कि कोई तरीका बताइए कि ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं वो मिल करके किसी नए एलिमेंट्स यानी किसी नए कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। ठीक, तो इसके बारे में मतलब कि वो उसका फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे ना, कि कोई कैसे मिलकर बन रहा है। देखिए क्या, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, मतलब वही कि अलग अलग परमाणुओं के मिलने से कई प्रकार के मॉलिक्यूल यानी कई प्रकार के अणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक,
अलग अलग परमाणु मिल रहे हैं जिससे कई प्रकार के अणुओं का निर्माण हो रहा है। उसी को और कई प्रकार के अणु मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के अणुओं का निर्माण हो रहा है। उन्हीं के फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए कहा कि कोई युक्त लाई जाए जिससे उनका फॉर्मेशन को हम बता सके कि हाँ किस तरीके से एक दूसरे में मिलके नए मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। फिर अगला जो था, जो अगली दिक्कत है भाई, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व्ड आर इमिटेड बाय एटम्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात आ गई, मतलब विद्युत चुंबकीय रेडिएशन मतलब किरणें कह सकते हैं या विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो क्या कहा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं उन एटम्स से, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती है, मतलब कोई एटम्स होगा तो हमने पढ़ा कि रेडिएशन, हमने पढ़ा है कि जो वो रेडियम होते हैं वो रेडिएट करते हैं ना, मतलब प्रकाश किरणें छोड़ते हैं। तो वही कि नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व्ड आर इमिटेड बाय एटम्स, मतलब एटम्स के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होगा, जो मतलब एटम जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को निकालेंगे, ठीक है, एटम जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को निकालेंगे उनका जो ओरिजिन है कि किस तरीके से एटम उसको ओरिजिन कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से एटम उसको पैदा कर रहे हैं, मतलब कहते हैं कि किस तरीके से एटम उनका फॉर्मेशन कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय किरणें उनके अंदर से बाहर निकल रही हैं। और नेचर मतलब वो उसकी प्रकृति कैसी, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रहे हैं उनका गुण क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है कि वो किस तरीके का व्यवहार दर्शा रहे हैं, उनको समझने में भी उनको दिक्कत होती थी। मतलब वो परेशानी आई कि जो एटम्स हैं उनसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं, कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, लेकिन उनका व्यवहार और उनका ओरिजिन मतलब वो उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, इन सभी के बारे में साइंटिस्टों को तब ज्ञात नहीं था। तो वही दिक्कतें आई कि अब कुछ बनाया जाए जिससे इन सभी को अच्छे से ज्ञात किया जा सके ना, तो मतलब इन सभी के बारे में पता हो, कोई एटम्स हो तो उसके बारे में हम सब कुछ बता सके कि हाँ ये इतने दिन रहेगा, इतने दिन नहीं रहेगा, फिर इसमें से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलेगी जिसकी जो क्षमता होगी इतनी होगी, जो दिखाएगा इतना, फिर कि ये यही बताए कि जो एटम है वो किसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ नहीं कंबाइन होगा, इन सभी प्रॉपर्टी, फिर वो एटम की साइज क्या होगी, ये सभी भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात हुई ना फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी, तो उसकी साइज बताने के लिए, उसके गुणों को बताने के लिए, इन सभी को बताने के लिए तब सबने सोचा कि अब कुछ नया लाया जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने एटॉमिक मॉडल लेके आया, जो यहाँ पे लिखा गया परमाणु मॉडल, यानी तब इन्होंने एटॉमिक मॉडल परमाणु मॉडल है कि हम उस कोई भी परमाणु हो, चाहे जो परमाणु आप ले लीजिए, उस परमाणु के अस्थायित्व के बारे में बता सके कि वो परमाणु कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा, फिर उसके अलग अलग डिफरेंट परमाणुओं के बिहेवियर के बारे में हम कंपेयर कर सकें कि हाँ कौन सा अच्छा है, कौन सा आइटम किसके लिए गड़बड़ है, किसके लिए खराब है, कौन सा आइटम किस रिएक्शन के लिए बढ़िया है। फिर उन एटम्स को, कौन से एटम्स के मिलने से कौन सी मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, इन सभी को बताने के लिए। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्राप्त हो रहा है या जो एटम्स इमिट कर रहे हैं, मतलब उत्सर्जन जो कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनका नेचर कैसा है, वो पैदा यानी उत्पन्न किस रूप में हो रही है, किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, इन सभी के बारे में बताने के लिए तब साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल लेके आया। तो हम बात करते हैं, हमने इस पर काफी चर्चा कर ली कि एटॉमिक मॉडल क्यों आया, ठीक है। तो अब हम एक एक एटॉमिक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला एटॉमिक मॉडल होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।